पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, उसके बाद में सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। या आप एक काम करो, सिचुएशन मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, है ना। तो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही रहेगा करने के लिए। एक रिवर है जिसकी विड्थ 400 मीटर है। कितनी विड्थ? 400 मीटर। ठीक है, और ये फ्लो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। एक पॉइंट ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बी पॉइंट पर इसमें आपके फेवरेट पीजी सर ने आपके लिए आईफोन रखा हुआ है। आईफोन उनका फेवरेट है। हाँ, वो कौन सा मॉडल होगा वो बच्चे का बेच देख के डिसाइड करते हैं। जब तक आप क्वालिफाई करोगे कौन सा लॉन्च हो चुका होगा वो सब पता है उनको। आप समझना ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। हमें ये पता है कि जब मिनिमम टाइम के साथ रिवर क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस मिनिमम नहीं होती, और जब मिनिमम डिस्टेंस के साथ करते हैं तो टाइम मिनिमम नहीं होता, है ना। तो बात को समझिए ध्यान से। दो लोग हैं जो यहां पर बेट लगाते कि अपन साथ दोनों एक साथ स्विमिंग करना स्टार्ट करेंगे। हेलो। जो पहले मोबाइल तक पहुंच गया, मोबाइल उसका। नहीं समझ में आई बात? तो एक तो इंजीनियर आदमी है, मैथमेटिक्स वाला। उसने क्या करा, सारी कैलकुलेशन पहले दिमाग में कर ली कि मैं किस एंगल पे चलूंगा तो सीधा पहुंचूंगा, राइट। तो वो अपने आप को यहां से 37 डिग्री पे अपने आप को स्विमिंग करवाना स्टार्ट करता है इधर। समझ में आ गई बात? ये एक है, इसको अपन पी नाम दे देते हैं। और जो दूसरा है वो सिर्फ बात सुन रहा होता है कि मोबाइल पे ध्यान है उसका पूरा, ठीक है। भाई कोई चीज से लेना देना नहीं है, वो सीधा जंप मार देता है पानी में, तो वो सीधा कूद जाता है। ये क्यू है। आई बात समझ में? अब जो सीधा कूदा वो बेसिकली इस पाथ को फॉलो करता हुआ तैर रहा होगा। तैरने की कोशिश वो अपोजिट जाने की कर रहा है, लेकिन रिवर उसको फ्लो करवाएगी तो वो यहां पहुंचेगा। नहीं समझ में आई बात? और ये जो है वो डायरेक्टली यहां पहुंचेगा। कहानी क्लियर? इन दोनों की जो मैक्सिमम स्विमिंग स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अब जो मिनिमम टाइम के साथ पहुंचेगा वो डायरेक्टली वहां तो नहीं पहुंच रहा जहां मोबाइल रखा है, पर उसके पास एक फायदा है, वो पहले पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया? तो जब वो यहां पहुंचेगा तो वो क्या देखेगा कि यार ये तो पानी में ही है अभी, तो ग्राउंड पे भाग के आ सकता है। उसकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 36 किलोमीटर पर आवर। और 36 किलोमीटर पर आवर जो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर हैं उनकी रनिंग स्पीड होती है जब वो स्प्रिंट लेते हैं ग्राउंड में। तो उन्हीं में से कोई एक है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो बेस्ट रनिंग कर सकता है। तो उसके पास सुविधा ये है कि अगर मान ली वो बी पे नहीं पहुंच करके अगर वो सी पे पहुंचा तो सी से दौड़ के आ जाएगा, पर उसकी जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड है वो फिक्स्ड है। नहीं समझ में आई बात? तो ये जरूरी थोड़ी है कि जितना एडिशनल टाइम उसके पास है उतने में वो वहां पहुंच ही जाए। नहीं समझ में आई बात? तो देखते हैं शर्त कौन जीतता है पहले। रिवर की विड्थ कितनी है? 400 मीटर। रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है? समझ में आई बात? लिखिए क्वेश्चन। टू बॉयज P and Q, two boys P and Q make a bet for make a bet for taking
a mobile placed, taking a mobile placed at a point directly opposite to their initial position, directly opposite to their initial position. डायग्राम में क्लियर है, उनका इनिशियल पोजीशन ए है और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी है, वहां मोबाइल रखा हुआ है. कहानी क्लियर? इफ P starts swimming, with speed 5 meter per second with respect to water, with speed 5 meter per second with respect to water at an angle 37 degree, with the line AB, कहानी क्लियर? and Q starts swimming towards the point B. Q starts swimming towards B, ठीक है? with velocity 5 meter per second relative to the water. 5 meter per second relative to the water. If maximum running speed on the ground is 10 meter per second, who will win the bet? P जीतेगा. देखिए, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर बाय P कैसे निकालेंगे? D अपॉन VB cos थीटा ना. D बताइए. 400. VB कितना है? 5. cos 37 4/5 will gives 100 सेकेंड. तो 100 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा. बोलिए भाई, ये जो है ये तो इधर VB cos थीटा चलेगा ना. नहीं समझ में आई बात? इसी तरह से टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाय Q बिकम्स इक्वल्स टू D अपॉन VB ना. अरे पिछली क्लास का याद है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका. 400 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 80 सेकेंड. तो भाई जो Q है वो 80 सेकेंड पहुंच गया पहले, लेकिन समस्या क्या है? कहां पहुंचा? यहां से C पर पहुंचा. तो जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट कितना होगा? VR इंटू टी क्रॉसिंग ना, दैट इज 3 इंटू 80, 240 मीटर. 220 मीटर 240 मीटर नीचे पहुंचा वो. नहीं समझ में आई बात? तो उसने क्या देखा कि भाई देखिए, जब तक कि मैं यहां पहुंचा ये वाले भाई साहब तो यही है, तो जब तक कि वो यहां आएगा वो दौड़ने की कोशिश करेगा. उसके कुछ तो डिस्टेंस दौड़ना है और टाइम कितना है उसके पास? 20 सेकेंड. और मैक्सिमम रनिंग स्पीड कितनी? तो 20 सेकेंड में मैक्सिमम रनिंग स्पीड 10 से वो 200 मीटर दौड़ सकता है. अभी भी वो 40 मीटर दूर है. नहीं समझ में आया? तो जीतेगा कौन? नहीं समझ में आई बात? ठीक है. सो Q will have 20 second extra to run on ground. अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? VT से ना. तो V कितना है? 10. T कितना है? 20.
द आंसर इज व्हाट, 200 मीटर ही दौड़ सकता है वो। नहीं समझ में आई बात। बट ही इज अवे, क्या बकवास है, ही इज 240 मीटर अवे फ्रॉम मोबाइल। इनिशियली तो वो इतना ही दूर था ना, अरे बोलो भाई, तो अभी भी कितना दूर रहेगा वो? नहीं समझ में आई बात। तो जब तक कि पी यहां पहुंच के मोबाइल उठा लेगा तब तक वो 40 मीटर दूर होगा। तो जीत किसकी हुई? जिसने कैलकुलेशन की। नहीं समझ में आई बात। हाँ जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके दोनों पार्ट क्वेश्चन के आगे, क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम टाइम एंड क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस। नहीं समझ में आई बात। ठीक है, हाँ जी, बढ़े आगे। अगले जो दो क्वेश्चन हैं वो अपना आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से ट्राइंगल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ट्राइंगल, स्क्वायर और हेक्सागन, तीन सवाल आते हैं। दो मैं करवा दूंगा, हेक्सागन कभी सामने आएगा तो आपको खुद ही करना है, मतलब कंसेप्ट सीखने के बाद वो एक तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो डायरेक्टली अपोजिट चलता है वो डी अपॉन वी बी टाइम में पहुंचता है, और जो किसी एंगल पे चलता है वो डी अपॉन वी बी कॉस थीटा। एक बात और कर सकते हैं कि जो डी अपॉन वी बी कॉस थीटा है, इसका एक रूप और होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो। देखिए, ऐसे समझो कि मान लीजिए ये और ये तो अपोजिट पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आया कुछ समझ? अब जो भाई साहब यहां जाना चाह रहे थे, मान लीजिए वो, आज कुछ अच्छा दिन नहीं है क्या यार, मतलब है? बताओ ना। ये बोट है, ये वी बी है और ये थीटा है, तो इधर क्या आता है? वी बी। कहानी क्लियर? अब इस ट्राइंगल को अगर आप ठीक से देखोगे, हेलो, तो ये क्या है? वी बी, ये वी बी कॉस थीटा है, और ये क्या है? ये वी आर है। क्या ये जो है ये वी बी है? क्या रिवर इधर फ्लो कर रही है? बताओ ना। तो बताइए ये क्या होगा? बताओ ना अक्लमंदों। ये हमें पता है थीटा है, ये वी बी है ना, और ये भी आपको पता है। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ऑफ माइनस वी आर स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आई बात? तो क्या ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है, यही वैल्यू ये? नहीं होगी? बोलो ना। धन्यवाद। तो इन भाई साहब को ये तो क्या होगा? वी बी साइन थीटा, और ये तो वी आर है ही। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस साथ क्रॉस करना चाहता है तो हमें पता है वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी आर होना चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, वी जो बी है वो हमेशा वी आर से बड़ा होना चाहिए, तभी वो यहां पहुंच सकता है, वरना इस जीवन में तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट वी आर के बराबर है, और इसका टुकड़ा उसके बराबर ही तो पक्का बड़ा होगा ना उससे। अच्छा, ये बात क्लियर? क्या यहां पर जो क्रॉसिंग टाइम होता है टी क्रॉसिंग, दैट बिकम्स इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी बी कॉस थीटा, सच है ये? क्या यही जो है वो डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर? नहीं समझ में आई बात? सच है ना ये? नींद आ रही है तेरे को आज?
अब सुनो, यहां से अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल से, तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ ना गरीबों, तो बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, cos theta is under root of vb square minus vr square upon vb ना। तो अगर इसकी वैल्यू यहां रख देगा तो भी तो यही मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको थीटा नहीं पता है, वीआर और वी भी पता है, तो इसको काम में ले लेना, और थीटा पता है तो इसको काम में लेना। चॉइस इज योर्स। नहीं समझ में आई बात? मेहरबानी कर लें। हाँ जी, आ गया समझ? आ गया? ऊपर लिख लेना कौन सा केस है, क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम, क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम टाइम थोड़ा है, मिनिमम डिस्टेंस है। कहीं तो सच बोला करो यार, कौन सा केस है ये? क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस। नहीं समझ में आई बात? मिनिमम टाइम तो क्या होता है जल्दी बताइए? डी अपॉन वी बी ना। अब यहां देखिए, ये जो रिलेशन है आपके पास डी अपॉन वी बी कोस थीटा, इसमें आप डी बदलने की हिम्मत आप में नहीं है। ऐसे थोड़ी कि साहब मुझे रिवर कम टाइम में क्रॉस करना है तो रिवर सक्रिय कर दूं, वो तो आप नहीं कर सकते ना। तो डी आप नहीं बदल सकते, आपकी अच्छा आपसे कम से कम टाइम में जाना चाहते हो तो मैक्सिमम स्पीड जो आपकी होगी वही काम में लोगे। तो अगर टाइम को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और जब इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और थीटा कितना रखो कोस थीटा 1 हो? 0। तो इसको कर दें 0, तो आप इधर चलोगे तो टाइम मिनिमम होगा, पर जब आप इधर चले तो फिर आप यहां पहुंचोगे। नहीं समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा अगली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम आप मेरे साथ बना लेंगे, समझ भी लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये? ठीक है, यहां पर एक भाई साहब खड़े हैं जिनको हम नाम देंगे ए। क्या नाम है इनका? ए। यहां दूसरे भाई साहब खड़े हुए हैं जिसको हम नाम देंगे बी, और यहां जो खड़ा हुआ है उसको हम नाम देंगे सी। राइट? द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डी। क्या आपको पता है कि डी से अगर साइड है ट्राइंगल का तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है? डी बाय √3। क्या होता है? ये तीनों क्या करते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे के अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक दूसरे को, और सबकी स्पीड सेम है। मतलब क्या होता है कि ए जो है, ए जो वे है वो हमेशा बी की तरफ चलने की कोशिश करता है, बी जो है वो सी की तरफ चलने की कोशिश करता है, और सी जो है वो ए की तरफ चलने की कोशिश। अगर इन सबकी स्पीड बराबर है वी वी वी, तो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये क्या काम कर रहे हैं कि जब ये अपनी अपनी नई पोजीशन पे जाते हैं, अगर आप उन पोजीशंस को वापस से ज्वाइन करोगे तो ये फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। नहीं समझ में आया? अब क्या होगा, ये थोड़ा और आगे चला क्योंकि ये तो हमेशा बी की तरफ चलना चाहता है ना, और बी ए की तरफ सी की तरफ चलना चाहता है, थोड़ा और आगे चला, और ये इसकी तरफ आना चाहता है तो ये थोड़ा और आगे चला। इस तरीके से
दोबारा जब ये अपनी पोजीशंस को अपन ज्वाइन करेंगे तो अगेन इट विल मेक ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब हमेशा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिजाइन करते हुए चलेंगे। समझ में आ गई बात? इसका फायदा हम उठा सकते हैं, ध्यान से समझना। अल्टीमेटली होगा क्या कि ये भाई साहब एक कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए यहां पहुंचेंगे, ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा, और ये भी कर्व्ड फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेंगे। ये सब सेंटर पे आके मिलेंगे। कहां के मिलेंगे? तो सवाल ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे? इसको सोल्व करने के दो तरीके हमारे पास है। आप मुझे बताइए, क्या ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं? आप मुझे बताइए, ये जो ए है, अगर ए जो है वो इस तरफ V से चला तो ये एंगल कितना है? तो B जो है वो ए की तरफ किस स्पीड से चला? V cos 60 डिग्री ना। और अगर हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो अगर ये V होगा तो ये V cos 60 इधर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? दे आर कंटिन्यूअसली अप्रोचिंग ईच अदर विद द रिलेटिव वेलोसिटी V प्लस V cos 60। तो V रिलेटिव क्या बना? V प्लस V cos 60 एंड दिस बिकम्स 3V/2। कुछ समझ में आया? अच्छा, इनको 3V/2 रिलेटिव वेलोसिटी से कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है? D। तो टाइम टेकन क्या होगा? T बिकम्स इक्वल टू D अपॉन 3V/2। नहीं समझ में आया? तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है टुवर्ड्स ईच अदर, और जितना डिस्टेंस कवर करना है उसको लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, द सेकंड वे टू सोल्व द क्वेश्चन इज व्हाट। सपोज आपको पता है कि यार ये कहां मिलने वाले हैं, अपन ने पता कर लिया सेंटर पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अगर ये सेंटर पे मिलेंगे तो अगर ये D है तो क्या ये x की वैल्यू D/√2 है, सॉरी √3 है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है। आप मुझे बताइए 30 डिग्री है, ये फाइनली यहां पहुंचा, ये भी यहीं पहुंचा और ये भी यहीं पहुंचा। आप मुझे बताइए, अगर ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ये जो है, इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा? V cos 30 डिग्री ना। तो V cos 30 से इसको कितना चलना है? तो T इक्वल्स टू x अपॉन V cos 30 डिग्री, राइट। x की वैल्यू क्या है? D/√3 इंटू V cos 30 इज √3/2, √3 इंटू √3, ये ऊपर गया तो आंसर इज 2D/3। नहीं समझ में आया? अगेन आंसर इज सेम। नहीं समझ आया? पक्का ना? पहले सवाल लिखिए। हाँ वो तो मैं यार, देखो तुम्हारे पास A4 साइज का रजिस्टर होता है, वन साइड में डायग्राम बना सकते हो, दूसरी साइड में लिख सकते हो। पहले सवाल समझ लेना, सोल्व करना, उसके बाद सवाल लिखने का फायदा होता है। पहले सवाल लिखने में तो आपको पता ही नहीं तो आप क्या करना चाह रहे हो। अगर मैं पहले सवाल लिखवाऊंगा तो आप आधे बच्चे तो नहीं समझ में आई बात। अभी आपको सिचुएशन पता है कि हम क्या लिखने वाले हैं और क्या सवाल है। बेसिकली 3 स्टूडेंट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से कॉर्नर्स पे खड़े हुए जिसका साइड D है। उन तीनों की स्पीड V है और वो हमेशा इस तरह से मूव करते हैं कि A इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स B, B इज मूविंग टुवर्ड्स C, C इज मूविंग टुवर्ड्स। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट? लिखिए, 3 initially three student initially standing at corners of equilateral triangle, standing at corners of equilateral triangle of side A, of side A, ठीक है। D लिखा ना अपन ने, ऑफ साइड D, राइट, ऑफ साइड D, ठीक है। They start moving with equal speed such that they start moving with equal speed such that A is always moving towards B, A is always moving towards B, B is moving towards C, B is moving towards C, and C is moving towards A, and C is moving towards A.
फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच दे मीट, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच दे मीट। ये कहां से आ रहे इतनी देर बाद है? अच्छा वो, ओके। और इतना समझाते हैं रोजाना फिर भी वही, कल ही समझाया था शायद मैंने ना, परसों समझाया था। अच्छा 2 दिन कहाँ अपन को याद रहता, हमें तो 10 मिनट बाद याद नहीं रहता सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया कुछ समझ? ये इस तरह से चलते हैं कि ए हमेशा बी की तरफ चलता है, बी सी की तरफ और सी ए की तरफ। ये कब मिलेंगे ये सवाल था, तो टाइम आपको निकालना था। पहला कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंटेन करेंगे तो एक तो लाइन के अलोंग चल रहा है, एक लाइन से 60 डिग्री पे चल रहा है ना। ये लाइन के अलोंग, ये लाइन से 60 डिग्री पे, तो जो 60 डिग्री पे चल रहा है उसको इधर घुमा दो, तो v cos 60 इज v/2। तो ये v और ये v/2 दे आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द 3v/2। नहीं समझ में आई बात? तो देयर रिलेटिव वेलोसिटी टुवर्ड्स ईच अदर इज व्हाट, 3v/2। एंड व्हाट इज द रिलेटिव सेपरेशन, d। सो आंसर विल बी d अपॉन 3v/2। हाँ जी, देयर, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती है? तो वही तो किया अपन ने। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बनेगी? बस ए प्लस बी। हाँ वी ए प्लस बी भी बोल सकते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। हेलो, अब समझना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड डी है, साइड कितना है उसका, डी। डी आया समझ? एक भाई साहब जो है वो यहां खड़े हुए, ये ए है, ये बी एंड सी एंड डी। आया समझ? और ये भी इसी तरह से चलने की कोशिश करते हैं। एक इधर चलता है हमेशा बी की तरफ, बी चलता है सी की तरफ, क्या बकवास है, सी की तरफ, सी चलता है डी की तरफ और डी चलता है ए की तरफ। क्या है यार, है ना, ए की तरफ। अब जब ये नई पोजीशन पे जाएंगे तो वापस से किए स्क्वायर ही बनाएंगे। नहीं समझ में आई बात? फिर से नई पोजीशन पे जाएंगे फिर स्क्वायर बनाएंगे। तो ये भी कुछ इस तरह से जाते हुए यहां, यहां, यहां और यहां मिलेंगे। अब इसकी कहानी तो बहुत आसान हो गई कि सब देखिए, ये अगर इधर v से चला तो इसका ये क्या बनेगा, v cos 90 विच इज 0। नहीं, अरे cos 90 0 होता है ना। देन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो बनेगी वो v प्लस v cos 90 बनेगी विच इज इक्वल टू v। एंड व्हाट इज द रिलेटिव सेपरेशन, सो व्हाट इज द टाइम, d बाई v। पहला तरीका। दूसरा तरीका बताते हैं, चलो बताइए मेरे को, ये डिस्टेंस कितना है, x इक्वल्स टू डी बाय √2 ना। ये एंगल कितना है, तो v का ये कंपोनेंट क्या, v cos 45। तो ये जो t है ये x अपॉन v cos 45 डिग्री हो जाएगा ना। x क्या है, d बाय √2 और v cos 45 v बाय √2 इज व्हाट, d बाय।
आया समझ? तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, पर फ्रीक्वेंटली एज इट इज आता है। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम्स इज ट्रायंगल। समटाइम्स वो भी आ सकता है ना? जेई के किसी एग्जाम के अंदर ये स्क्वायर वाला भी आ चुका है। हेक्सागन वाला भी कहीं नहीं पूछा है, पर वो भी इतना ही आसान होता है ना? बढ़े आगे। ये और लेट आ रहे, तुम कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, ये सारा ग्रुप वही है। अच्छा, मेन वाला भी नहीं आया? हुआ क्या मतलब? बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़े आगे, नहीं बढ़े? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ के बाद अप्रोच है। वो उसी टाइम जब लिख रहे हैं तभी सुनोगे तो पता लग जाएगा, बाद में देखोगे जैसे होगा। नया अप्रोच ये होता है। देर आर मेनी काइंड ऑफ द अप्रोच ना, एक अप्रोच ये भी है। नहीं समझ आया? बढ़े आगे। हैं? कैसा? अरे ऐसा ट्रेस होगा। हाँ, क्या सुना? या तो देखो मेरी बात सुनो, या तो पूरी बात सुना करो या फिर रिजल्ट याद रख लिया करो। नहीं समझ में आया? मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि असल कहानी क्या है। ये हर बार यहां बात करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन, ये नया जो सेपरेशन इसका है वापस, तो ये तो वी से चला, ये इधर वी से चला, तो इसका वापस वी cos थीटा तो आएगा इधर। तो उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो हमेशा 3v/2 ही बनी रहेगी, और वहां क्या बनी रहेगी? वी। खत्म कहानी। आपके इनिशियल सेपरेशन कितना था आपका? डी ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? खत्म। नहीं समझ में आई बात? हाँ, हाँ, जो आप दिमाग लगाना चाह रहे हो, हाँ, वो जो तो आप दिमाग लगाना चाह रहे हो उस दिमाग से अगर इसको सोल्व करोगे तो ये A4 साइज के 3 पेज पे सोल्व होता है। सच वास्तव में होता है। एंड द क्वेश्चन इज आज इन ओलंपियाड एग्जाम ऑलरेडी। वो बहुत स्मार्ट होते हैं। उन्होंने क्या कहा? बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। नहीं समझ में आया? उनको तो मैथ्स करवानी थी ना कि तुझे आती नहीं आती है गणित, अब वो फिजिक्स थोड़ा ना पूछ रहा है। अरे यार, आप मुझे बताओ, आप गोस थ्योरम पढ़ते हो? गोस थ्योरम पढ़ते हो ना? अब गोस थ्योरम में आधा स्फीयर आपको दे दिया जाए, आधे स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कहते हैं साहब गोस वो नहीं लगाना तेरे को कुछ भी, इंटीग्रेशन करके बता। तो जब पहले रिटर्न एग्जाम हुआ करते जेई वेई के पेपर लिखा करता था, कॉपी चेक होती, उस जमाने में लोग कम बैठते थे ना पेपर में, तो संभव था चेक करना। अब कोई कहे नीट का पेपर हाथ से चेक कर, तो 24 लाख बच्चों का पेपर हाथ से चेक करेगा तो 24 साल बाद रिजल्ट आएगा ना। तो चीजें बदल गई, तो वो एक्चुअल सही सोच रहा है तो ये लगातार डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। नहीं समझ में आई बात? तो वो एलिमेंट्री जो पाथ फॉलो करेगा उसको बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मैंने सब कर रखा है एक जमाने में, सब छोड़ दिया। अब अपन पढ़ते ही नहीं है फिजिक्स, और जिस दिन मैं पढ़ के आ गया तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना आता है उतना भी नहीं आएगा। ये सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना, तुम भी जब बड़े होगे थोड़ा ज्यादा समझोगे ना चीजों को, तो अब जब तुमने कभी एस.सी. वर्मा सर के वो जरूर देखना, तुम दुनिया भर की फालतू चीजें देखते हो यूट्यूब पे, उनका ना पहला इंटरव्यू पढ़ा है। एक एंकर है, वो उनसे पूछती है कि सर आपके दिमाग में से क्या बात है कि आपने एस.सी. वर्मा जैसी किताब लिखी, वो तो आज आईआईटी के लिए तो बाइबिल मानी जाती है, मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एस.सी. वर्मा सोल्व नहीं की तो कुछ नहीं किया आपने। तो एक होती है ना क्यूरियोसिटी की, यार क्या दिमाग में आया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बोले मैं गांव से आया था, मुझे फिजिक्स कुछ समझ में नहीं आती, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या? फिजिक्स। अब वहां से जब मैं पटना पढ़ने आया, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर,
तुम्हें एक अच्छे टीचर मिल गए गलती से। तो जब वो प्रैक्टिकली समझाने लगे फिजिक्स को, लॉजिकली बहुत समझाते थे चीजों को, तो यार समझ में आने लगे, यार ये सब्जेक्ट समझा जा सकता है, होता नहीं था, समझ में आ जाता था। तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और इंटरेस्ट क्रिएट होता मैंने बाद में फिजिक्स सब्जेक्ट चूज कर लिया। फिजिक्स चूज किया, उसी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीजी उसी में किया, पीएचडी उसी में कर लिया। तो उनका बड़ा ड्रीम था कि मैं टीचर ही बनूंगा, और टीचर बन के वापस उसी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाऊंगा जिसमें मैंने फिजिक्स सीखी है। तो वो आगे पढ़ाने वहां, अब उनको पढ़ानी थी 19th। उस जमाने में 19th में सब्जेक्ट चूज किया करते थे, आप 11th 12th में लेते ना वैसे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जब वो एमएससी कर रहे थे तब उन्होंने किताब पढ़ी, रेजनिक्स हेलिडे। अगर तुम आज की बात करो ना बेटा जी, मैं 57% इन 12th बोर्ड, 51% इन 10th बोर्ड। आजकल आता है 97% इन 10th बोर्ड, 96.6% इन 12th बोर्ड। और तो मुझे 1/2 माइनस 1/3, बोले फालतू बात मत करो, मतलब मजाक नहीं है। तो वो उसका रीजन यही था कि हम हमारे जमाने में अगर देखा जाए तो हम ये बहुत, हमारे टाइम में बहुत कॉमन किताब थी रेजनिक सेलेडिन वॉकर, मतलब हर दूसरे बच्चे के पास मिल जाएगी आपको, चाहे वो नीट की तैयारी करे या आईआईटी की तैयारी करे, पढ़ता था उस किताब को। नहीं समझ में आई बात, बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, उनको हम पढ़ते थे। उसकी जब फिजिक्स पढ़ते थे तो और क्यूरियोसिटी बढ़ती थी, सीखते थे चीजों को। आजकल तो बात ही नहीं करना चाहते, टीचर भी कहता बेटा मॉड्यूल इज इनफ। तो उन्होंने कहां पढ़ी रजनीश सेल्डे, जब वो एमएससी कर रहे थे, उनको बड़ा मजा आया, बोले गजब की किताब है यार, तो ये तो अपन को करवानी चाहिए। तो वो जो पढ़ाने आए, हेलो, तो उन्होंने सब बच्चों को बड़े प्यार से रेजनिंग सेल्डे पढ़ाई, और इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया, पूरे साल मेहनत कर गए। उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब इससे बढ़िया रिजल्ट कभी नहीं रहेगा। बच्चे भी पूरे, उनको भी मजा आता था पढ़ने में, पर सबसे ज्यादा फेल बच्चे हो गए उसी साल। अब उनका दिमाग खराब, बोले यार इनके समझ में भी आता था, मजा भी आता था, मुझे भी मजा आ रहा था, फिर ये क्या हुआ। तो बाद में समझ में आई बात कि दैट बुक इज बेसिकली रिटन फॉर द डिफरेंट कल्चर। वो अलग ऑथर है ना, उन्होंने अपने, नहीं जेवी नहीं, वो तो फॉरेन ऑथर है, उन्होंने अपने वहां की नीड के हिसाब से किताब लिखी। मेरे देश की नीड अलग है, मुझे तो मूंगफली वाला बताना पड़ेगा ना, तब बच्चे वैसे बैठेंगे। नहीं समझ में आई बात। तो उन्होंने वैसे, फिर उन्होंने काम लिखना चालू किया, फिर उन्होंने 10 साल तक उस किताब पे काम किया, 10 साल तक किताब लिखी और बाद में मार्केट में आई। नहीं समझ में आई बात, नाम दिया कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। दूसरी चीज देखो, व्हेन आई वाज इन उदयपुर में अपना कोचिंग पढ़ाता था, तो ये भारती भवन पब्लिकेशन है ना, तो एचसी वर्मा सर तब रिटायर्ड हुए थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो भारती भवन पब्लिकेशन वाले उनके पास पहुंच गए कि श्रीमान एचसी वर्मा जी, आपकी किताब तो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। अब तो जितने भी ऑथर हैं इंडिया के जो किताबें लिखते हैं, वो सब अपने अपनी किताबों के सोल्यूशन भी पीछे लिखते हैं, जिससे किताबें ज्यादा बिकती हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी किताब और ज्यादा बिके, तो आप इसका फ्री हो गए आप, तो सोल्यूशन लिख दीजिए। बोले कि इससे अच्छा है कि मैं सारी दुनिया, इंडिया में जितनी भी किताबें एस सी वर्मा हैं, वो साबली रिकॉल करवा के मंगवा लूं, एक मैदान में उनको जमा करूं और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूं। सोल्यूशन लिखने से बेहतर ये होगा, क्योंकि उसका नाम ही एक्सरसाइज है। हेलो, और एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि तेरे भेजे की एक्सरसाइज कर तू, तभी सीखेगा। दुनिया में कोई इतना दूध का दूल्हा नहीं कि तेरे पास सोल्यूशन पड़ा हो तो रगड़ते रहेगा, और जो रगड़ता है वो जीत कर निकल जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं, दे दो उनको सोल्यूशन, देखते नहीं सोल्यूशन, पढ़ देंगे रद्दी में एक तरफ, और वही जीत कर निकलते हैं। हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा बता दो, एक सवाल की लैंग्वेज समझेंगे नहीं, थोड़ा सा बता दो। 3 बार मैंने सवाल पढ़ लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, मुझे सवाल ही नहीं पता, ये तो गलत तरीके है ना। खैर जी, बढ़ते हैं आगे। हम थे ट्राइंगल और सिक्स स्क्वायर वाले सवाल पे, एक हेक्सागन वाला सवाल ऐसा और बनता है, उसको आप कर सकते हैं। अब समझना ध्यान से, नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल जब नीट में आया था, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। पहले मैं कंसेप्ट सिखाते हूं, उसके बाद में हम दोनों मेथड से बात करेंगे, एक इजी मेथड भी बात करेंगे और एक इसका ओरिजिनल मेथड भी बात करेंगे। देखिए, ये जो डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये और ये साउथ, राइट। क्वेश्चन ये है कि दो कार्स हैं और दोनों कार एक ही स्पीड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रही है। एक कार जब ओरिजिन पे है ए,
और इधर चल रही है V से, तभी दूसरी कार यहां से D डिस्टेंस पर है और यहां पर B कार है, ये भी V से ही चल रही है। अब होगा क्या कि साहब इसकी वेलोसिटी इधर है V, इसकी वेलोसिटी इधर है V, स्पीड दोनों की सेम है। ये कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगी इधर और ये कार इधर चलेगी। अगर स्पीड बराबर है तो जब ये कार यहां से यहां आएगी, ये यहां से D आगे जा चुकी होगी, तो इनका इनिशियल सेपरेशन कितना है D, और जब ये यहां आएगी तब उसका भी सेपरेशन D हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होने में कितना टाइम लगेगा और वो मिनिमम सेपरेशन की वैल्यू क्या होगी। द क्वेश्चन इज व्हाट, आफ्टर व्हाट टाइम द सेपरेशन बिकम्स मिनिमम एंड व्हाट विल बी द मिनिमम सेपरेशन। आपको जो 2 बार मैंने एक बात बोली उससे आपको क्या समझ में आता है? बताओ क्या समझ में आता है? यही समस्या है। एक बोल रहा है स्मॉलेस्ट, एक पूछ रहा है कम से कम निकालना है। कंसेप्ट ऑफ मिनिमा यूज करना पड़ेगा। ऐसे चुपके से बोलेगा ना वो बीच में, ऐसे तो याद थोड़ी दिलाएगा, देख बेटा तेने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा होगा ना, है किसी ना किसी टीचर ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाया ही होगा, उसको यहां लगाना है। वो एक वर्ड होगा बस, उसने बोला सेपरेशन मिनिमम कितना और कब होगा, मिनिमम बोल दिया उसने। अब आपको काम करना है, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, ध्यान समझिए। मान लीजिए टी टाइम में ये कार कितना चलेगी कि साहब वीटी कितना चली, तो ये चली वीटी। या अपन डायग्राम दूसरा बना लें बेहतर होगा। यहां ध्यान से देखो, यहां आ जाओ, है ना, सुनना ध्यान से कि साहब देखिए शुरुआत में ये कार यहां थी, कितना डिस्टेंस पे थी, डी पर, है ना, और ये कार यहां थी। अगर टी टाइम में ये कार इधर वीटी चली, कितनी चली, तो ये भी यहां से वीटी ही चलेगी ना, सेम टाइम में सेम ही तो चलेगी। तो ये कार पहुंची यहां और ये कार पहुंची यहां, तो क्या इनके बीच का सेपरेशन अगर एस मान लो तो ये एस इतना होगा, बताओ ना, ये कितना है, डी माइनस वी टी ना। बताओ एस की वैल्यू क्या है, या एस स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी माइनस वी टी का होल स्क्वायर ना। अरे पीजीटी लगाइए यार, ये तो होगा। अच्छा, अगर आपको मिनिमम सेपरेशन की बात करना है तो सेपरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, तो मुझे डी एस बाई डी टी बराबर 0 करना है। क्या करना है, नहीं समझ में आई बात, तो फोर सेपरेशन टू बी मिनिमम क्या करें, 2s ds बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन। अरे होगा नहीं होगा, इसका बताना, तो ये तो कांस्टेंट है, 2v² ना। अरे v² कांस्टेंट, इसका 2t हो गया ना भैया, प्लस 2 इंटू डी माइनस वी टी इंटू माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू 0। यही होगा ना, समझते रहना ध्यान से। अब बात को समझें, हम क्या करेंगे कि देखिए इस माइनस वी को ये साइन माइनस कर देगा ना, तो क्या बना जल्दी बताना, 2v² माइनस है ना ये। अच्छा मेरी बात सुनो, -2v है ना, -2v को अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं नहीं, 2vd माइनस v² ना, प्लस हो जाएगा। अच्छा मेरी बात पहले पूरा कर लेते, फिर सबर सबर सबर, क्या हो गया बताओ, 2 नहीं 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 नहीं, ये सुनो सुनो, 2v डी माइनस वी टी बराबर 0, आराम से करेंगे अपन। अभी कहानी क्लियर, अगर ये सच है तो ये 0 कब मिलेगा, जब ये और ये बराबर हो, तो बराबर कर दूं, अरे कर दो ना बराबर, बराबर करते ही भी गायब हो गया। बताओ भैया, क्या एक v और 2 गायब हो जाएगा,
तो बेटा वी टी बराबर डी माइनस वी टी को इधर ला, 2 VT बराबर डी, तो टी बराबर डी बाई 2V। इस टाइम पर सेपरेशन मिनिमम होगा, पर वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? तो तू बोलेगा सर यही तो है सेपरेशन, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दूंगा। और जब तू इसमें टी की वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आएगा d/√2। खैर कोई नहीं, वो आप आराम से करते रहना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये तो थे गणित, मैथमेटिक्स। हेलो, अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। सुनना ध्यान से, क्या एक कार इधर चल रही है, ये क्या है बताओ? वी ए ना, बोलो, क्या दूसरी कार इधर चल रही है? ऐसे ना, ये क्या है बताइए? वी बी ना। अब सुनना ध्यान से, मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं बी में बैठ जाऊं और ए को देखूं। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब किसकी? विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं किस में बैठ के देख रहा हूं? कहानी के लिए सुनना ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं उसको माइनस कर दूंगा ना। भूल गए क्या तुम लोग ये सब चीज? बताओ ये क्या है? ये माइनस वी भी है ना। अच्छा बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? तो जो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 पर, तो रिजल्टेंट क्या आता है? तो आप मुझे बताइए, क्या ये मिलेगी मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, और क्या ये √2 भी मिलेगी? नहीं, अभी तुम्हारे सिर्फ ये समझ में आया कि एक एरो इधर था, एक एरो इधर था, फिर आपने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि आपने किसी जमाने में सिखाया था कि जिसको माइनस करना उसको उल्टा करना होता है। नहीं समझ में आई बात? अभी हमारे सिर्फ इतना समझ में आया। असल चीज ये है कि मुझे बी में बैठ के ए को देखना है, बी में बैठ के। तो मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं ए की वेलोसिटी जानना चाहता हूं बी के रेस्पेक्ट में। अरे यार, अगर मैं बी में बैठ के ए को देख रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मैं ए की वेलोसिटी जानना चाहता हूं बी के देख के। और वो मैंने जान लिया कि जब मैं बी में बैठ के ए को देखूंगा तो मुझे वो इधर आती हुई दिखेगी, इस वेलोसिटी से। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो तू बी में बैठ के ए को देख रहा है, और जो जिसमें बैठ के देख रहा है उसमें से दूसरी वाली रिलेटिव से चलती हुई दिखती है। ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। इसमें बैठ जा तो ये 10 से इधर आती हुई दिखेगी, इसमें बैठ जा तो ये तो कहानी है ना। जब तक हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का मजा नहीं आएगा। हम क्या चाहते हैं कि साहब मैं ए को देख रहा हूं, किस में बैठ के? बी में बैठ के देख रहा हूं। तो वी नीड वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, इतनी सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हुआ मैं क्या लिखना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। यहां लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे बनाऊंगा इसको? वी ए माइनस वी बी, ये तो कहानी है ना। तो वी ए के साथ कोई छेड़छाड़, और जो वी बी था उसको उल्टा कर दिया। क्या दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री में हो तो सब्सट्रैक्शन में भी √2v मिलता है? क्या मैग्नीट्यूड बराबर हो तो ये 45 डिग्री पे मिलेगा? नहीं समझ में आया? यहां से इतनी सी बात समझ में आती है कि अगर मैं बैठ जाता हूं किसमें? बी में, और किसको देख रहा हूं? तो बेटा जी ए इधर चलती हुई दिखेगी। नहीं समझ में आया? अब सुनना ध्यान से। अब क्योंकि आप किस में बैठ गए? बी में ना, तो बी तो वहां से चलती हुई थोड़ी दिखेगी आपको। अब बी तो खड़ी हो गई ना। जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं वो रेस पे लेनी होती है, और जो रिलेटिव आई उससे दूसरी चलती हुई दिखती है।
तो आप मुझे बताओ, क्या ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो √2v है? कहानी क्लियर? क्या ये एंगल 45 डिग्री है? अब अगर तू यहां खड़ा हो गया और दूसरी इधर चलती हुई आ रही है, तो ये चलती हुई आएगी 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 आएगी, निकल जाएगी ना? हेलो। और तू यहां खड़े करके मजा ले रहा है, तो तू यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। ये ही डी मिनिमम है। अरे यार, अगर तू यहां है तो देख, इससे बड़ा है, हर जगह इससे बड़ा है, सबसे छोटा यही है ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? अब जरा मुझे बताना ध्यान से, ये एंगल कितना? बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से ये कितना? डी का ये कंपोनेंट, डी कॉस, ये कितना? तो क्या ये डी साइन 45 डिग्री होगा? क्या ये d/√2 होगा? अब जरा मुझे बता, क्या ये भी d/√2 ही है? अरे बोला। अब जरा मुझे बता, क्या मिनिमम डिस्टेंस d/√2 है? और मिनिमम डिस्टेंस तक आने में लिया गया टाइम दिस बाय दिस, इतना चला ना इससे, तो t की वैल्यू क्या होगी? d/√2/√2v is d/2v, एग्जैक्टली सेम आंसर। नहीं समझ आया? अभी एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है, सुनना ध्यान से। हमारे पास सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ये मेरे पास डायरेक्शंस डिसाइड कर लें पहले, सुनना ध्यान से, डायरेक्शन डिसाइड कर ले। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट ना? ये कौन सी है? वेस्ट। ये है, और ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास दो पार्टिकल हैं। क्या है? एक पार्टिकल जब ओरिजिन पे है और वो ईस्ट में चल रहा है v से, तभी दूसरा पार्टिकल यहां से d डिस्टेंस पर है और वो नॉर्थ में चल रहा है उतनी स्पीड v से। नहीं समझ में आया? और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये निकाल के बताओ कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और मिनिमम सेपरेशन होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन लिखिए पहले, लिखिए। टू पार्टिकल्स आर मूविंग, two particles are moving mutually perpendicular, two particles are moving mutually perpendicular such that, sorry, mutually perpendicular with equal speeds, with equal speeds such that when a is at origin, a is at origin and moving towards east, a is at origin and moving towards east, b is located, b is located at distance d and moving towards north, b is located at distance d and moving towards north. Find out minimum separation between them, find out minimum separation between them and time taken to achieve minimum separation, and time taken to achieve minimum separation. हाँ जी, समझना ध्यान से। अब सुनिए, ये पार्टिकल कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। अब ध्यान समझना, हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, क्या यार,
और रिलेट क्या बकवास है, अरे नहीं नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हमें पता है कि देखिए ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है ना। हमें पता है कि ये जो है ये तो वी बी है और ये वी ए है, और मुझे चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं। क्या बोलते हो? तो क्या ये जो है मेरे पास ये माइनस वी बी हो गया? क्या ये मेरे पास वी ए है? तो इसका मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी ना। बोलो भाई, आप मुझे बताइए क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो सबस्ट्रैक्शन में भी रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे आता है ना, और ये क्या 45 डिग्री पे आएगा। तो ये 45 डिग्री पे होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जो बी मिलेगी वो √2v मिलेगी एट एन एंगल 45 डिग्री। नहीं समझ में आई बात? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब, अच्छा ये दिमाग में सेट कर लेना कि अगर दो चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रही हैं और किसी एक में बैठ के दूसरे को देखोगे तो वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के 45 डिग्री पे चलती हुई दिखेगी √2v से। नहीं समझ में आई बात? उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के 45 डिग्री पे चलती हुई दिखेगी √2v से। नहीं समझ में आई? अगर स्पीड सेम है, स्पीड सेम नहीं है तो √(v²+ प्लस vb², हम सेम स्पीड वाला कर देंगे, वही बहुत बड़ी बात। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कार जो है उसको इधर चलती हुई दिखेगी। बोलो भैया, क्या ये जो है वो v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है और इसका मैग्नीट्यूड √2v है? तो यही बात होगा ना। अब क्योंकि मैं इसमें बैठ के देख रहा हूं तो इसको अज्यूम किससे करूंगा, रेस्ट पे, और इस लाइन के अलोंग अगर चल रही है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, मान लीजिए ये सी है, तो जो ए सी है वही डी मिनिमम होगा। नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, क्या ये एंगल 45 डिग्री है? तो जो डी मिनिमम है, क्या उस डी मिनिमम की वैल्यू डी साइन 45 डिग्री होगी? और ये मिलेगा d/√2 ना। बोलो भैया, क्या इसमें से देखने पर ये इधर चलती हुई दिख रही है? क्या मिनिमम सेपरेशन होने तक ए से सी चला हो? बोलो भाई, तो टाइम टेकन कैसे निकालूंगा, ए सी अपॉन वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना। ए सी कितना है, d/√2, और ये कितना है √2v। आंसर क्या है, d/2v। ये टाइम है जिसमें मिलेंगे और ये सेपरेशन है। क्वेश्चन जो आया था नीट में वो शिप्स का आया था कि दो शिप्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन 10 किलोमीटर है और वो दोनों का डायरेक्शन दे था, दे आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सेपरेशन कितना था, 10 किलोमीटर ना। तो अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रहे तो मिनिमम सेपरेशन कितना बनेगा, 10/√2 यानी 5√2। नहीं समझ में आया? ठीक है, बना लीजिए। है क्या? हाँ बीसी है ना, तो डी मिनिमम बोल दिया ना उसको अपन ने, ये बीसी के बराबर ही तो है। नहीं समझ में आया? ठीक है, अरे ये डी है, ये डी cos 45, ये डी sin 45। ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा क्या भाई? अरे तू साइन थीटा लिख दे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। फिर कंपोनेंट किसने पढ़े थे अपन ने, इसीलिए तो पढ़े थे।
हाँ जी, आया समझ? हो गया। डी साइन 45 एंड डी कोस 45। देखो, अगर दो चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रही हैं, उनके बीच का सेपरेशन कुछ भी हो, तो मिनिमम सेपरेशन विल बी ऑलवेज डी बाई रूट टू। इतना भी याद रख लोगे, काम बन जाएगा। नहीं समझ में आया? बढ़े? नहीं बढ़े? हाँ जी, नहीं बढ़े? करवाएं बारिश वारिश, रेनमैन प्रॉब्लम। धन्यवाद। है जी। बढ़े? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। जब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन और फ्रेम नहीं बता रहा हूं, तो अंडरस्टूड है वो विद रिस्पेक्ट टू धरती होगा। कहानी क्लियर? और यहां कोई भाई साहब खड़े हुए हैं, तो जो खड़े हुए हैं उनको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा ना? नहीं लगाना पड़ेगा? तो अगर वो अम्ब्रेला ऐसे लगा लेंगे तो क्या बच जाएंगे? बताओ। अगर वो ऐसे खड़े हो गए तो सुरक्षित है ना? क्योंकि बरसात भी ऐसे ही हो रही थी। यहां वी एम क्या है? जीरो। और रेन इधर फॉल रही, केस वन। कहानी क्लियर? बोलो भाई। अब अगर ये मेन चलने लगे, सुनना ध्यान से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेन। हमें अम्ब्रेला किधर लगाना पड़ेगा? इधर उधर नहीं, हमारे रेस्पेक्ट में जिधर बरसात आ रही है। इधर उधर क्या होता है? इधर उधर। मुझे जिधर बारिश आती हुई फील हो रही है उधर लगाऊंगा ना। तो मुझे मेरे रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी चाहिए। यहां बताइए, यहां क्या होगा कि साहब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जब मैं करूंगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस जीरो बिकम्स वेलोसिटी ऑफ रेन ही रही ना। तो इसने वर्टिकल लगा दिया। यहां मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है। इफ मेन वॉकिंग हॉरिजॉन्टली विद वीएम, तो ये वीएम हो गया। क्या बोलते हो? और ये वी आर हो गया। कहानी क्लियर? हेलो? कहानी क्लियर? अब समझिएगा ध्यान से, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। नहीं समझ में आई बात? तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे रेन की वेलोसिटी से कुछ छेड़छाड़ करनी है ना? वी आर विल रिमेन एज इट इज ना। और जिसके रेस्पेक्ट में चर्चा की जा रही है उसको माइनस कर दिया जाए। तो आप मुझे बताइए, क्या ये माइनस वीएम हो गया? क्या ये वी आर है? और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन करना पड़ेगा ना भैया।
बताइए रिजल्टेंट किधर मिली और कितनी मिली? क्या ये रिजल्टेंट होगी? आप मुझे बताइए, क्या ये एंगल थीटा ले लिया जाए तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन मिली? तो भैया तुझे अम्ब्रेला इधर ही लगाना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया। तो बताते ना अम्ब्रेला कितने एंगल से झुका लिया? थीटा से। तो बता टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? वी एम बाई वी आर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। नहीं समझ आया। ये भी तो सच है कि जो वी आर एम इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर ना। नहीं समझ आया। तो इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सब लिख सकते हो ना। देखो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है? नहीं समझ में आया। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा अपन कुछ भी लिख सकते हैं ना। नहीं समझ में आई बात। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने कई बार प्रैक्टिकली फील भी किया होगा, अगर आप खड़े हुए हो और रेनफॉल वर्टिकल हो रहा है तो आप अंदर आप मस्त पकड़ खड़े रहो, कोई समस्या नहीं। पर आप चलने लगे तब भी अगर आपने ऐसे पकड़ा तो भीगनाते हैं, आपको झुकाना पड़ता है अम्ब्रेला को आगे थोड़ा। नहीं समझ में आई बात। क्योंकि जैसे आप चलने लगे आपके रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी डायरेक्शन बदल ली। हेलो। और मजेदार चीज पता है क्या है? आप देखो किधर, ये ध्यान से समझना। आप अपनी स्टिक को ऐसे झुका रहे हैं जब इधर चल रहे हैं, तब जिधर चलते हैं ना उसके अपोजिट स्टिक रोटेट करनी पड़ती है। तो अगर आप खड़े हो तब पता लगा रेन ऐसे गिर रही थी पीछे से। नहीं समझ, ऐसे ऐसे पकड़ खड़े अम्ब्रेला, क्यों रेन ऐसे आ रही थी। अगर तो चलने लगा तो तेरे को सीधा करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। तो जिधर जो चला उसके अपोजिट स्टिक को रोटेट करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिकली भी समझ में आती हैं। इनसे बहुत सारे सवालों के आंसर तो बिना कैलकुलेशन पता लगता है इसका आंसर ये होगा, क्योंकि बहुत तमीज से बोलता है वो। इतने एंगल से इस डायरेक्शन में घुमाया, या वर्टिकल से इतना एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाया, तो समझ में आ जाएगा कि आपको किधर चला रहा है और किधर अम्ब्रेला घुमाना पड़ेगा आपको स्टिक को। नहीं समझ में आई बात, राइट? तो ये बहुत फंडामेंटल सा कैसे, बस इसको बना लो फिर बात करते हैं। है जी? हाँ? कौन किधर? बता ना किसकी आवाज चल रही है। अरमान बड़े बड़े होते हैं तुम्हारे यार, हैं? भले हवा और रेन भी चाहिए, मुझे तो बिजली भी कड़कनी चाहिए, ऐसे कैसे काम चले? हैं? हवा भी है रेन भी है, फिर मैं साइकिल पे बैठा हूं सर। कई बार पता है, ये आपने इस तरह से रोटेट किया है ना, तो कई बार एंगल इतना ज्यादा आ जाता है कि वो पॉसिबल नहीं होता एंगल। अगर वो एंगल पॉसिबल नहीं है, पता लगा एम्ब्रेला 90 से घुमा दिया। नहीं समझ में आई बात। इसका क्या मतलब है? मैथमेटिक अगर अम्ब्रेला 90 से घुमा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इस जन्म में तू बरसात से नहीं बच सकता। अगर अम्ब्रेला ऐसे होगा तो बारिश तो ऐसे गिरेगी ना। तो उसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है मैथमेटिकली कि भाई तू बारिश से नहीं बच सकता। क्या क्या क्या? हाँ रेन कोट से बच सकता है। इससे अच्छा घर से मत निकल। इतनी तकलीफ भी क्यों उठा रहे हो? नहीं। सर वॉक करेंगे देन अपोजिट मूव करने वाला एनटीए दीजिए, समझ नहीं आया। अम्ब्रेला मतलब वो, हाँ वो मैं से बोल रहा हूँ जिधर वो करे उसको उल्टा घुमाने वाली कहानी। कोई बात नहीं, अपन तो टेन थीटा बराबर वी एम बाई वी आर से कर लेंगे, इससे तो हो ही जाएगा ना। अरे आप मेरे को बताओ, आप यहाँ खड़े हुए हो, ऐसे अम्ब्रेला पकड़ रखा है। अब इसी केस को मैंने उधर बनाया, चलने लगा तो अब जब आप चलने लगे तो अम्ब्रेला को कैसा कर दिया आपने? ऐसे ना। तो ये स्टिक है, अब तू चल इधर रहा है, उधर ही घुमाएगा मतलब ऐसे घुमा।
और जिधर चल रहा है उसका उल्टा घुमाए, इसका मतलब इतना ही तो बताया मैंने। कोई बात नहीं। अपन तो बिना घुमाए बढ़िया है। अम्ब्रेला की स्टिक जो है वी रेड की डायरेक्शन में कर देना। अच्छा, इनसे भी पता है, जो मैंने तो शुरुआत में चीज बताई थी और आसान होती है। कई बार क्या है, बहुत इतने आसान सवाल पूछता है आपसे वो आपसे पूछेगा कि जो रेन है वो किसी एंगल पे फॉल हो रही है ऐसे। हेलो, सुनना ध्यान से। रेन वर्टिकल से किसी एंगल पे फॉल हो रही है। मान लीजिए ये 60 डिग्री एंगल है। 60 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना नहीं, इतनी थोड़ी रेन होती है। 30 डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री है ना, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? तो रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तुझे दिख जाना चाहिए। 5 cos 30 आएगा ना, तो 2.5 √3 मीटर पर सेकेंड ना। और ये क्या आएगा? 2.5 ना, 2.5 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आई बात? अब मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ऐसे अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। खड़ा हुआ हूं तो ऐसे इस डायरेक्शन में रखूं ना अम्ब्रेला, जिधर बरसात आ रही है रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? तो आपसे पूछा किस स्पीड से आप चलना शुरू कर दो, आपको अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना पड़े। तो 2.5 से चल ले। अगर तू 2.5 से चलेगा तो तेरे रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गई ना, तो सिर्फ ये बची। नहीं समझ में आया? तो ऐसे सवाल सोल्व थोड़ी कराने पड़ते हैं, पर समस्या पता है क्या है? यहां देखो, सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यहां आपको सवाल बहुत तमीज से समझा दिया जाता है, और जब वहां पढ़ते हैं तो कहां गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए कुछ। सो व्हाट इज ए मैन थिंग? देखो, मैं अक्सर तुमसे शुरुआत में, मैंने पहली क्लास में एक बात कही थी, कितना भी ज्ञान दे दो, आप करोगे वही जो आपको करना है। इतनी आसानी से दुनिया बदल जाए, सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि भागने की कोशिश मत करना। जितने क्वेश्चन करो बहुत परफेक्शन से करो। बहुत ज्यादा वेराइटी थोड़ी होती सवालों की। लेते के कंसेप्ट कितने हैं? बहुत कम होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या बात कर रहे हो, कंपोनेंट ले रहे हो, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, दो तीन चीज आनी चाहिए, बाकी आप खुद करो। तो असल में क्या है कि आप दो पांच जो बढ़िया सवाल हैं, अच्छी लैंग्वेज वाले, बड़े और बड़ी कैलकुलेशन वाले, उनसे बच्चे डरते हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको पकड़ना ही उनको ही पड़ता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा दिखा तो आता ही नहीं है अगले वाले बच्चे। नहीं समझ में आया? तो अगर तुझे पता है कि ये नहीं आता है, तो फिर तू एनटी वालों को बता दे कौन से वो 50 आएंगे। सो असल चीज ये है कि कम सवाल करें, पर हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो घर की टेबल पर, तभी सिचुएशन ड्रॉ करना शुरू कर दो। विदाउट सिचुएशन ड्रॉइंग अगर आप सवाल समझने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, और फिर वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है दिमाग में। नहीं समझ में आ रहा, कैसे करूं? 4-5 सवाल किए, पता लगे 3-4 नहीं बने, तो फिर फेवरेट पढ़ना शुरू कर देंगे बायोलॉजी। ये होता है, और क्या होता है? नहीं, अगर कोई अच्छा समझदार बच्चा है तो ही पढ़ेगा ना बायो तो, वरना मोबाइल लिया और रील चालू हो जाएंगी। सुनो ध्यान से, हमेशा सिचुएशन ड्रॉ करनी है, हमेशा, कितना भी टाइम लगे। जब आप ये प्रोसेस लगातार करोगे ना, तो सिचुएशन पहले तो आप ड्रॉ करोगे, फिर धीरे 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 जो चीजें प्रैक्टिस में आती हैं, तो वो सिचुएशन आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो। और जब इमेजिन करना शुरू कर दोगे तो फिर आप सिचुएशन नहीं बनाओगे। नहीं समझ में आई बात? पर शुरुआत में तो करना पड़ेगा ना। अब तो सोचा पहले ही दिन ऐसा हो जाए या 4-5 दिन में ऐसा हो जाए, नहीं होगा भैया। क्या फिगर बताया था आपको? ये, इससे पहले कुछ नहीं होता। और 90% लोग इससे पहले गिव अप कर देते हैं, ये भी सच है। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि यार मुझे सवाल समझ में नहीं आते पर मुझे फिर भी सीखना है, तो बेटा सिचुएशन ड्रॉ कर, सवाल बना, जो वो कह रहा है वैसे बनाता चला जा। सिचुएशन ड्रॉ कर, उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्व करो। कोई सवाल नहीं बन रहा है, आप देखिए, आप लगभग हर प्रोफाइल का सवाल हम क्लास में करते हैं, हर प्रोफाइल का। तो जो सवाल आप कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, प्रोफाइल सेम होगा। तो आप अपने क्लास के सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको नया सवाल नहीं मिलेगा। और थोड़े बहुत तो मिलने भी चाहिए, वरना बुद्धि काम कैसे करेगी? सारे करवा दोगे तो आप, ठीक है। तो कोई भी सवाल इस तरह का, अच्छा इसी सवाल मैंने आपको और बता दिया, अपन डेटा थोड़ा और करते हैं। चलो एक बात बताओ मेरे को,
और जब आप खड़े हुए हो तो रेन कितने डिग्री पे फॉल हो रही है? पहले मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ। मान लीजिए कि हवा जो है, ये शुरुआत पहले दिन समझाया था मैंने आपको कि साहब ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। मान लीजिए हवा इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से और आप खड़े हुए हो, तो आपको हवा इधर चलती हुई दिखेगी ना। और आप चलने लगो इधर 5 मीटर पर सेकंड से तो हवा रेस्ट पे दिखेगी। तो इधर 10 से चलना शुरू कर दे, हवा 5 से उल्टी चलती हुई दिखेगी। अरे यार, तू खड़ा हुआ है, हवा 5 से चल रही थी तो 5 से दिखेगी ना। तू भी 5 से चलने लगा तो हवा रेस्ट पे अब तू तो चल रहा है 10 से और हवा चल रही है तो हवा 5 से उल्टी चलती हुई दिखेगी ना। वो उसका दिमाग खराब है, उल्टी कैसे चलेगी, हवा उधर ही चल रही है। ये गलत बात। पहले तो आपने कहा हवा इधर चल रही है, अब आप कह रहे उल्टी उल्टी चल नहीं रही है, उल्टी चलती हुई फील हो रही है। अरे भाई मेरी बात सुनो, हवा नहीं चल रही है पर तू ऐसी कार में बैठा है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब तेरी खोपड़ी बाहर निकाल तो हवा बहुत तेज चल रही होती ना, नहीं चल रही होती है। तो चिल्ला चिल्ला के बाहर वालों को रोकेगा, तूफान आ रहा है, अपने अपने घर जाओ। वो पागल नहीं समझेंगे तेरे को। तो हम तो रिलेटिव बात कर रहे हैं ना, कि जब मैं खड़ा हुआ हूं तब हवा 5 मीटर पर सेकंड इधर चल रही थी, मतलब हवा की स्पीड एक्चुअली 5 मीटर पर सेकंड है। पर जिधर हवा चल रही है उधर ही चलने लगूं मैं 5 से, तो हवा की स्पीड कितनी? 0। और मैं 10 से चलने लगा तो हवा 10 5 से इधर और मैं भी 10 से इधर, तो हवा 5 से पीछे चलने लगी ना। मतलब सिंपल बात है, अगर हवा चल रही तू खड़ा है तो बाल इधर उड़ेंगे, नहीं समझ भाई। 5 से दौड़ना शुरू कर दे बाल नहीं उड़ेंगे, और अगर 10 से दौड़ना शुरू कर बाल उल्टे उड़ेंगे। नहीं समझ भाई बात। हाँ, वो कौन था गंजा? नहीं उसके बाल आ गए, अब पूरब के बाल आ गए। एक और था नया गंजा, किधर है? नहीं नहीं वो नहीं है, गलत बात। वो टोपी उतार के चेक करा कि मुझे भी चेक कर लो एक बार। तो ये कहानी एग्जैक्टली यहां लगेगी कि देखिए आप ऐसे खड़े हुए, जब आप खड़े हुए तो आपने अम्ब्रेला इधर खोला क्योंकि पानी तो इधर ही गिर रहा था ना। अब अगर आप 2.5 से इधर चलने लगे तो आपको अम्ब्रेला इधर खोलना पड़ेगा। अगर आप 2.5 के बजाय 5 से इधर चलने लगे तो ये वाली स्पीड 2.5 तेरी इधर हो गई, तो अम्ब्रेला वापस 30 डिग्री पे इधर खोलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अब ये सवाल मजाक नहीं है, तू वहां देखना सोल्यूशन में तेरे तोते उड़ा देगा वो, आई जे के कर करके। नहीं समझ में आई बात? तो सिंपल सा लॉजिक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप रिलेटिव मोशन के सारे सवाल कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन अगर जल्दी हो गया तो जो काम काम की चीजें हैं वो सारी रिवाइज करवा दूंगा, मंडे से हम एनएलएम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।